हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो आधुनिक युग की शुरुआत 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज से मानी जाती है। यानी कि आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई वो भौगोलिक खोज जब शुरू हुआ था ना समुद्री मार्गों के द्वारा, तब से हुआ था। आगे देखते हैं। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया, जो कि स्पेन के एक व्यापारिक थे। आगे देखते हैं। यूरोपीय देशों ने धीरे धीरे अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश बनाए। मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने बस्तियां बसाई। यानी कि जब से भौगोलिक खोज हुआ तो नए नए क्षेत्रों की खोज हुई थी, जिसमें से एक था अमेरिका। अमेरिका की जब खोज हुई तो वहाँ पर बहुत सारे यूरोपीय देशों ने जाकर अपना बस्तियां बसाई और धीरे धीरे उसे अपना उपनिवेश बनाना चाहा। किंतु इसमें सबसे सफल देश रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अमेरिका पर कब्जा करके उसे अपना उपनिवेश बना लिया और वहाँ के सभी संसाधनों का उपयोग अपने देश के लिए करने लगा। तो आगे देखते हैं। राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि। यानी कि जब समुद्री मार्ग की खोज हुआ तो उस समय यूरोप की राजनीति में नई विचारधाराओं का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, जिसमें से प्रमुख था स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार। उस समय के लोग इन सभी को महत्व देने लगे। आगे देखते हैं। अमेरिका के उपनिवेशों में रहने वाले लोग इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से परिचित थे और वे अपनी भूमि में भी ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में जो लोग थे वो सभी इंग्लैंड में जो संसदीय प्रणाली थी ना, शासन प्रणाली थी, वो चाहते थे कि अमेरिका में भी लागू हो। किंतु अमेरिका में ऐसा इंग्लैंड नहीं करना चाहता था। आगे देखते हैं कि अमेरिका के लोग असंतोष थे क्यों, उसका क्या कारण था। तो देखते हैं। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। यानी कि उपनिवेश अर्थात अमेरिका के जो लोग थे उसे राजनीति में भाग लेने नहीं दिया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, अमेरिका का शोषण किया जाता था। और भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण वहाँ पर अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी। आगे देखते हैं कि अमेरिका के जो लोग थे वे वैज्ञानिक सोच के थे और वे चाहते थे कि अमेरिका का एक अलग पहचान बने, किंतु इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता था। आगे देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। तो पहला कारण है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। अमेरिका में रहने वाले अधिकतर लोग इंग्लैंड से आए थे, जो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को जानते थे। वे अपनी उपनिवेश भूमि में भी उसी तरह के लोकतांत्रिक प्रणाली चाहते थे जो इंग्लैंड में थी। अर्थात वहाँ के जो अमेरिका में जो लोग थे वो उसमें से अधिकतम लोग इंग्लैंड से ही आकर अमेरिका में बसे थे, क्योंकि इंग्लैंड में उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। और जब वे सभी इंग्लैंड से अमेरिका आए तो वो चाहते थे कि जो शासन प्रणाली इंग्लैंड में है या इंग्लैंड में था वही शासन प्रणाली अमेरिका में भी लागू हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, जबकि इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता था। दूसरा कारण देखिए, भौगोलिक दूरी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर था, जिससे यातायात
संचार और शासन में कठिनाई होती थी या आती थी। देखिए दोस्तों, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच एक सागर था जिसका नाम था अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है ना, तो इस साइड था इंग्लैंड और इस साइड था अमेरिका। इंग्लैंड से अमेरिका आने में बहुत समय लगता था, क्योंकि उस समय सुरक्षित जहाज भी नहीं था, तेज भी नहीं चलता था, जिससे यहाँ से कोई सामग्री यहाँ आने में बहुत देर लगता था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लैंड की प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या थी, कमजोर थी। 3 नंबर है धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता में समस्या। तो इसमें देखते हैं तो अमेरिकी समाज धार्मिक रूप से स्वतंत्र और सहिष्णु था। ब्रिटिश शासन में धार्मिक असहिष्णुता थी, जिससे उपनिवेशी असंतुष्ट थे। इंग्लैंड के लोग एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य पर विश्वास करते थे। यानी इंग्लैंड में जो लोग रहते थे वो एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। अन्य धर्मों के लोगों को, अन्य धर्म मानने वाले लोगों को वहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ से प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटन मत के लोग जो थे इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आ गए थे। अब देखते सामाजिक दृष्टि कैसा था। तो सामाजिक दृष्टि से अमेरिका में समानता और लोकतांत्रिक भावना थी। अमेरिका में था समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जबकि इंग्लैंड में जातीय भेदभाव और सामंतवाद था। यानी कि इंग्लैंड के लोगों के बीच जातीय भेदभाव होता था और वहाँ की शासन प्रणाली सामंती प्रवृत्ति का था, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका के लोग समानता और लोकतंत्र की भावना का सोच रखते थे। आगे देखते हैं चौथा कारण क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला, अर्थात 7 वर्षों तक चला था। इसलिए इस युद्ध का नाम सप्तवर्षीय युद्ध रखा गया। इसका प्रभाव ये था कि इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई, लेकिन इसके कारण इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या हो गया, डगमगा गया। इंग्लैंड ने इस आर्थिक स्थिति या बोझ को पूरा करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर नए नए कर लगाए, जिससे लोगों में विरोध बढ़ा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने हथियारों और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर जो रुपया खर्च किया, उसके कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगा गई, जिसके कारण ये अमेरिका के लोगों पर विभिन्न प्रकार के कर थोपने लगे। आगे देखिए, 5वां कारण है प्रतिकूल विरोधी या आर्थिक नीति। इंग्लैंड का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना था। तो आपको ये याद रखना है कि इंग्लैंड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता था, तो वो होता था अपने उपनिवेशों का शोषण करना, अर्थात वहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने लिए करना। आगे देखते हैं, उपनिवेशों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति नहीं थी, जिससे उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था। यानी कि अमेरिका के जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें किसी भी प्रकार के व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण उन सभी का आर्थिक विकास रुक गया था। ब्रिटिश व्यापारिक नीति के तहत उपनिवेश केवल इंग्लैंड से ही व्यापार कर सकते थे। इससे उपनिवेशों में असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। छठा कारण देखते हैं, आपत्तिजनक कर, जो कि स्टाम्प एक्ट था। तो ध्यान से देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, इस युद्ध में ध्यान से देखिएगा, इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने, आपको याद रखना है कि स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था, ग्रीनविले ने पारित किया था। कब किया था, 1765 में। तो प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिससे सभी कानूनी दस्तावेजों, अखबारों इत्यादि पर कर लगा दिया गया। इस कर से व्यापारियों
में विरोध उत्पन्न हुआ। ये जो कर लगा दिया गया था, स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया था, जितना भी कानूनी दस्तावेज होगा, कागज होगा, अखबार होगा, उन सभी पर लगा दिया गया था, जिससे व्यापारी लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। स्टाम्प एक्ट के साथ साथ और कई प्रकार के कर था जो चीनी, चाय, शराब जैसे वस्तुओं पर लगा दिया गया था, जिससे के कारण सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि सैमुअल एडम्स ने दिया था। सातवां कारण देखते हैं कि लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। तो 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसने लोगों की स्वतंत्रता की भावना को बल दिया और ब्रिटिश शासन पर करारा प्रहार किया। आपको ये भी याद रखना है कि टॉमस पेन की पत्रिका का नाम क्या था, तो वो पत्रिका का नाम था कॉमन सेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन सेंस किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको याद रखना है कि टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। आगे है एक और लेखक आते हैं कि जिसमें से है टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। लेखकों और प्रचारकों ने जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। ये सभी लोग विभिन्न प्रकार के कविताएं, कहानी, नाटक के द्वारा लोगों को इंग्लैंड के खिलाफ भड़काते थे, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को जगाते थे। आठवां कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका पर निरंकुश शासन लागू किया। उसने मंत्रिमंडल की शक्तियों को सीमित किया और उपनिवेशों पर नियंत्रण करा कर दिया। इसने उपनिवेशों में असंतोष को और बढ़ाया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को काफी बल मिला। नौवां कारण है तात्कालिक कारण या बॉस्टन चाय पार्टी या बॉस्टन टी पार्टी, आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, 1773 में अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार दिया, जिससे अमेरिकी उपनिवेशियों ने इसका खूब विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज बॉस्टन बंदरगाह पहुंचा, अर्थात ये बंदरगाह था अमेरिका में, जब चाय से लदा हुआ जहाज बॉस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के उपनिवेशवासियों ने जहाज में लदी चाय समुद्र में फेंक दी और इसी घटना को बॉस्टन टी पार्टी या बॉस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम की तात्कालिक शुरुआत बनी, तात्कालिक कारण बना। ये था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण कारण। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उस पर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, पहला है फिलाडेल्फिया महासभा, जो कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ था। इसमें 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की बैठक फिलाडेल्फिया में हुई। इसमें ब्रिटिश कानूनों के बहिष्कार और स्वतंत्र व्यापार का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यापार नहीं करेगा या व्यापार करेगा भी तो वो ब्रिटेन के साथ ही किया जाएगा, इसका विरोध किया गया। और ये जो 13 उपनिवेश थे, ये सभी मांग किए कि मुझे स्वतंत्र व्यापार करना है, जो नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया उसे खत्म कर दिया जाए। आगे देखिए, प्रथम संघर्ष 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में पहला सशस्त्र संघर्ष हुआ। आगे देखिए, स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरी महासभा आयोजित हुई।
थॉमस या टॉमस आपको मिलेगा। टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पारित हुआ। इस घोषणा पत्र के माध्यम से अमेरिका ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। आगे देखिए, ब्रिटिश सेना की हार। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कई वर्षों तक लगातार युद्ध चला। 1781 में यॉर्क टाउन के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अमेरिका की स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक मोड़ आया। अब देखते हैं, जब ये दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद एक संधि हुई जिसका नाम है पेरिस संधि। 1783 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। यानी कि जब पेरिस संधि हुआ तो पेरिस संधि में ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, अर्थात वो अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया। अब आगे देखते हैं, अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो पेरिस संधि के बाद अमेरिका एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। 1789 में अमेरिका में पहला संविधान लागू हुआ था। आपको याद रखना है कि अमेरिका में पहला संविधान कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 1789 को। आगे देखते हैं, लेसेज फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। और एडम स्मिथ, आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अमेरिका की ओर से युद्ध किया था। आगे देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणाम क्या थे। तो आंसर देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक घटना थी। इसके कई दूरगामी प्रभाव पड़े जिसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है। तो पहला देखिए, अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 13 उपनिवेशों ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ संग्राम किया और 1783 में पेरिस संधि के माध्यम से उन्हें स्वतंत्र कर दिया। यानी कि जब पेरिस संधि हुआ तो उस समय इंग्लैंड के पास 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश को आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद 1787 में एक नया संविधान बनाया गया। यानी कि अमेरिका का नया संविधान 1787 को बनाया गया और उसे 1789 में लागू कर दिया गया। और स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। तो आपको ये याद रखना है कि स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, वो बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरा परिणाम देखिए, उपनिवेशवाद की चुनौती। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक गहरा झटका दिया। अमेरिका के स्वतंत्र होने से दुनिया के अन्य उपनिवेशों को भी स्वतंत्रता की आशा जगी। इसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरित किया। यानी कि जब अमेरिका ने इंग्लैंड को हरा दिया युद्ध में और इंग्लैंड से आज़ाद हो गया, तो जो देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे वो देश भी इंग्लैंड के चंगुल से आज़ाद होने के लिए संघर्ष करने लगा। वहाँ के लोग अमेरिका से काफ़ी प्रेरित हुए और अपने देशों में स्वतंत्रता की मांग के लिए आंदोलन करना शुरू किए। तीसरा परिणाम था लोकतांत्रिक विचारों को बल। लोकतांत्रिक विचारों का बल मिला। तो ध्यान से देखिए, अमेरिका में गणराज्य की स्थापना और नागरिक स्वतंत्रता ने दुनिया भर में लोकतंत्र के विचारों को फैलाया। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे सिद्धांतों को मान्यताएं मिली और यह सिद्ध हुआ कि जनता अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर कुछ भी परिवर्तन ला सकती है। चौथा परिणाम देखिए, फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव।
तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस की सेना जो है अमेरिका की ओर से लड़ाई किए थे, और वहाँ से जब वापस वो अपने देश आए तो वो अपने सम्मान का, अपने अधिकारों का मांग करने लगे, जिसके कारण 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। आर्थिक एवं व्यापारिक प्रभाव। अमेरिका के व्यापार पर ब्रिटेन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुक्त व्यापार यानी कि लेसेज फेयर की नीति को अपनाया गया, जिससे व्यापारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। इससे एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के विचार को बल मिला। इंग्लैंड में राजनीतिक सुधार। ब्रिटेन की पराजय के बाद जॉर्ज तृतीय और उनके मंत्रियों की आलोचना पूरे इंग्लैंड में हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश राजनीति में कई सुधार किए गए। आयरलैंड को अपनी संसद, कैथोलिकों को मताधिकार और 1800 ईस्वी में संसद विलय जैसे बदलाव देखने के लिए मिला इंग्लैंड में। दोस्तों, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में इंग्लैंड विफल रहा, क्यों, इसका क्या कारण था। तो देखिए, चूंकि इंग्लैंड उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उसके पास कई उपनिवेश थे, फिर भी वह अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में असफल रहा। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक दूरी। अमेरिका अटलांटिक महासागर के पार लगभग 3000 मील दूरी पर था। सैनिकों और रसद सामग्री को समय पर अमेरिका पहुंचाना कठिन था। इस वजह से ब्रिटिश सेना को समय पर संसाधन नहीं मिल पाते थे। यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी लगभग 3000 मील था, जिसके कारण आने जाने में काफ़ी लंबे समय लगता था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लैंड अपना सेना और हथियार और सेना के लिए खाने की सामग्री नहीं भेज पाता था, जिसके कारण अमेरिका में इंग्लैंड की हार हुई। दूसरा कारण देखिए, अमेरिका की शक्ति का गलत आकलन। इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों की शक्ति को कम करके आंका और उन्हें घरेलू समस्या मात्र समझा। इस वजह से प्रारंभिक रणनीति कमजोर रही। यानी कि अमेरिका में जो आंदोलन हो रहा था, इंग्लैंड वाले ने उसे आंतरिक आंदोलन समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण इंग्लैंड को वहां हार का सामना करना पड़ा। तीसरा देखिए, उपनिवेशवासियों की एकता और जोश। अमेरिकी उपनिवेशवासी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह संगठित, उत्साही और बलिदान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष किया। यानी कि कहा जाता है कि एकता में बल होता है, और वही अमेरिका वाले किए थे कि एकजुट होकर संघर्ष किए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार थे। इस जोश के सामने इंग्लैंड को हार मानना पड़ा। चौथा कारण देखिए, ब्रिटिश सेनापतियों की सैन्य गलतियां। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनापतियों से कई रणनीतिक गलतियां हुई, जिससे युद्ध में कमजोरियां सामने आई। पांचवा देखिए, ब्रिटिश राजनेताओं में मतभेद। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता और योग्य नेताओं की उपेक्षा ने सरकार को कमजोर किया। नेताओं में मतभेद होने से स्पष्ट और प्रभावी नीति नहीं बन पाई। यानी कि इंग्लैंड के जो नेता थे वे सभी एक दूसरे की आलोचना में लगे रहे, जिसके कारण वे कोई अच्छा नीति और शक्तिशाली नीति नहीं बना पाए। छठा देखिए, विदेशी सहायता की कमी। इंग्लैंड को युद्ध में किसी भी बाहरी देश से सहायता नहीं मिली, जबकि अमेरिका को फ्रांस और इसके अलावा बहुत सारे देशों ने आर्थिक और सैन्य मदद की। सातवां कारण देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सक्षम नेता।
अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे दूरदर्शी, साहसी और राजनीतिक नेता मिला था, जिसने अपनी कार्यकुशलता से अंग्रेजों को हरा दिया और तब जाकर अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें।